तो बता रहे हैं सुन लीजिए, बताइए का चरित्र सुन लीजिए 125 साल आपका चरित्र पूरी दुनिया ने देखा। किसानों पे पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। पाकिस्तान में आप क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में आप इस मुल्क को तोड़ने के लिए मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात। मुझे लगता है यही भ्रम इस देश में आतंकवाद को लेकर भी राजनीति करने वाले फैला रहे हैं और इसमें एक बड़ा वर्ग मीडिया का भी है जो बार-बार देश में फैला रहा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर जो है उसको नहीं पकड़ी। अरे भाई कसाब को किसने फांसी दी थी? किसकी सरकार थी? हमने कभी उस पर पीठ नहीं थपथपाया। तो अपना सवाल दो पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा। शायर जागा है। शायर नहीं, कवि। वाणी का मैं राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। तो मेरा सवाल यह है कि एक शब्द है इस्लामोफोबिया जो बड़े प्रचलन में है, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से जो आक्रोश मुसलमानों की तरफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कल को हिंदू फोबिया नाम का भी शब्द आ जाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों डिबेट हो रही थी आज तक पर वक्फ बिल को लेकर, जिसमें आप देखेंगे कि अंसार रजा ने भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और भाजपा के चमचे संगीत रागी को पूरी डिबेट में खूब बेइज्जत किया है। और दोस्तों डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी थे, इन्होंने भी गोदी मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता की जमकर बैन बजाई है। दोस्तों डिबेट में दर्शकों ने भाजपा के प्रवक्ता से बहुत ही तीखे सवाल पूछकर प्रदीप भंडारी और संगीत रागी को एक्सपोज करके रख दिया है। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। मौलाना अंसार रजा साहब, अब ये उदारता का सारा बोझ हिंदुओं के कंधों पर क्यों? अगर भ्रष्टाचार, आप खुद ही बैठ के यहाँ बताते हैं मुझे कि यहाँ वक्फ बोर्ड में ये भ्रष्टाचार है, फिर कैमरा ऑन होता है तब आप कहते हैं कि नहीं ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर भ्रष्टाचार है, अगर कुछ लोगों की मुट्ठी में वो पैसा है जिससे कई लोगों का भला हो, तो स्वागत होना चाहिए इस बिल का। देखिए मैं बहुत अदब सारे पैनलिस्ट का करता हूँ। मैं कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, ना मेरी आदत है। हाँ। मैं बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ उससे धर्म के नाम पे, चूंकि हम वक्फ बोर्ड पे बहस करने के लिए आए हैं, हम किसी धर्म को गाली देने के लिए नहीं आए और ना ये चीज़ हमने सीखी है और ना हमारा मजहब सिखाता है कि किसी को गंदा बोलो। अब आ जाइए आप जो बात आपने कही है, बेशक वक्फ बोर्ड में धांधली है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। केस प्रूव्ड। सुनिए, लगनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे, जो गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए वक्फ की गई थी जमीन, उसका हक उन्हें नहीं मिला। लेकिन क्या भाजपा, एक राज की बात आपको बताता हूं, टीवी पे कोई राज की बात नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। जुम करो। ये जो बिल लाया गया है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये जो बिल लाया गया है सिर्फ अंबानी की बिल्डिंग बचाने के लिए लाया गया है। लिख लो आप। अब बजाओ ताली। पानी पिला दीजिए जरा उनको। क्या सर हम पिलाएंगे पानी, सर पिलाएंगे पानी। अब बात तो पूरी करने दीजिए। अब होगा क्या कि अभी बीजेपी कुछ दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, तो जब हम जाएंगे रिव्यू पिटीशन डालने के लिए कि अंबानी ने जहां बंबई में महल बनाया है वो तो यतीम खाने की जमीन है, वो तो वक्फ की जमीन, फिर ये हमसे कहेंगे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। इतने साल से क्या कर रहे थे? वो घर कब बना है? केस चल रहा है। केस तो चलते ही रहता है पूरे देश में। चल रहा है ना। इसीलिए देखिए, आप प्रदीप भंडारी जी ने 3 बातें आज कही। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग में दंगा हुआ, जबकि नहीं, ये नहीं, ये तो ये क्या है कि रट के ले आते हैं, जब भूल जाते हैं तो गूगल खोलने लगते हैं। दंगा शाहीन बाग में नहीं, मुस्तफाबाद में हुआ था। पिटीशन अमानतुल्लाह ने नहीं डाली, अमानुल्लाह ने डाली है। ये आप गलत लिख कर, अमानतुल्लाह के ऊपर वक्फ अरे बोर्ड सुनो के तो लाइन स्कैम का केस है। आपने ये कहा कि अमानतुल्लाह ने केस डाला। अंबानी अडानी में आपका संतुलन ठीक होना जरूरी है। जली ना, तेरी भी जली ना। अभी पूरा शो हो गया, बता भी नहीं पाए कि ये रहा वक्फ बोर्ड। अभी मैं आपसे पूछ लूंगा तो आप मुझे बताइए, 11 साल में तलाक लाए, हलाला लाए, बुर्का लाए, मजार लाए, मस्जिद लाए, सब कुछ लाए, गाय पे अभी तक कानून नहीं बना पाए। पिटीशन आपने अभी तक जो है कोई कानून नहीं बनाया। और एक कानून बताइए 11 साल में जिस पर आपको बैकफायर ना मारना पड़ा हो, बताओ। सीए, अभी सीए में बोल रहे थे मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। किसी अरे सर ये बताओ ना कि कौन सा कानून किसी बनाया जिस पर बैकफायर नहीं मारा? किसी मुसलमान की नागरिकता किसान का आया। अंजना जी आपके शो पे ने कहा था सीए के अंदर मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। नाम बता दो, नाम बता दो। ठीक है, वो पूरा कर लो। अरे जोर से बोलने से बात सही थोड़ी हो जाती। सही बात ही मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बात करते हो? अरे आराम से बोलो, प्यार से बोलो, भाजपा के प्रवक्ता हो, मोहब्बत से बोलना चाहिए। बोल रहे हैं, पर राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलो, फिर मजा आएगा ना। सुनो, पूरा कीजिए जल्दी। हाँ, अब ये बताइए मुझे, कितने कानून आप किसानों का लेकर के आए, माफी मांगी? इससे पहले कानून लाए तो कमेटियां बनाई कि जाके लोगों को समझाओ कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया। क्यों भाई, ऐसा ही इस पे तो नहीं होगा।
और खाली हिंदुओं को धोखे में रखकर के ये बिल लाया गया है, इसलिए कि मुसलमानों को दिखाने, हिंदुओं को दिखाने के लिए देखो मैंने कैसे मुसलमानों को कंट्रोल में रखा है। बस हिंदू भाई हमारे जो भोले भाले उसी में खुश हो जाते हैं। वो कभी नहीं पूछते हैं कि रातों रात 50 रुपया सिलेंडर पे बढ़ गया, 200 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ गया, कोई नहीं पूछेगा। लगा दिया सोना कहाँ चला गया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। सुनो शायरी सुना उस पर शायरी सुनाता हूँ। वो झूठ बोलेगा। कौन? बार बार बोलेगा। सुनो मैं एक शेर सुनाता हूँ, खड़े होके बोलो। मैं सच कहूंगा, मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात। मैं एक बेसिक जल्दी से एक जवाब फिर अनुराग जी। हर मोड़ पे आग लगाते हैं यही हाथ जो शाम को अमन की बात करते हैं। अरे मैं अभी तक पूरा शो हो गया है, एक बार नहीं बोलता है कि भैया वक्फ अमेंडमेंट क्या एंटी मुसलमान है। अरे मौलाना साहब मुझसे कोचिंग ले लो, मुझसे कोचिंग ले लो, थोड़ा पढ़ लिख के आओ। अबे साले रुके 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 अजय रागी साहब आप के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आपने बड़ी लंबी लंबी बातें की और फिर वहीं पे आ गए आप। अरे भाई अब सुन लीजिए ना, मैं आप बोल रहे थे, एक शब्द बोला मैंने। हिंदू को इतना कमजोर समझा आपने क्या? और ये भारत को कमजोर समझा है क्या? आप रोज यहाँ डराने का काम करते हैं। ये लोग रोज जो है फिर बीच में चिल्लाएंगे, रोज हिंदू को हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हल्का बात करेंगे क्या हम लोगों से? आप अंजना जी, यदि आप नहीं तो फिर ये तो बात ही नहीं होगी। ये चिल्लाने का बीमारी, मैं चिल्लाता नहीं, मैं बीच में नहीं चिल्लाता हूँ किसी की, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बात मुद्दों पर हो, देश सुन रहा है, समय लोगों का बर्बाद नहीं हो। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और बांग्लादेश और कहां का उदाहरण दिया। अरे भाई पाकिस्तान का उदाहरण इंडिया में देते हो, वो तो कट्टरपंथी देश है। बांग्लादेश का उदाहरण देते हो, वो कट्टरपंथी है। अफगानिस्तान का उदाहरण भारत के लोग सहेंगे। भारत का दिल बहुत बड़ा है, भारत विशाल है, बहुलतावादी है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है। ये भारत की पहचान है। आइडिया ऑफ इंडिया ये है। आइडिया ऑफ इंडिया पर प्रश्न मत लगाना कभी। पहली बात, हिंदू धर्म की बात करते हो, ठेकेदारी बंद करो। हिंदू सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम सबके यहां जाके सिर झुकाने का काम करते हैं, लेकिन हम पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका आंख निकालना भी जानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारा ये धर्म कहता है, पर हम ये नहीं चाहते कि धार्मिक उन्माद पैदा करो। इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होगा, नफरत की बाजार नहीं चलेगी। यह देश मोहब्बत का है, यह देश गांधी का है, विवेकानंद का है, और वो चीजें चलेंगी इस देश में। आप चाहे जितना नफरत फैलाओ। हिंदू महासभा और जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत दिया था, जिन्ना ने और सावरकर ने, और उन दोनों ने इस देश को बांटा। ये फिर से सावरकर के रास्ते पर चलकर इस देश को बांटना चाहते हैं। और कुछ जिन्ना भी इस देश में है सवाल जो इनके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन हम न जिन्ना को जीने देंगे, न उस गोडसे को जीने देंगे। ये देश गांधी का है, गांधी का रहेगा, और गांधी इस देश में जिंदा रहेगा। ये हुई ना बात। ठीक है, अब जवाब दीजिए। देखिए, उसी सर्वधर्म समभाव को मानने वाले जवाहरलाल नेहरू ने डायरेक्ट एक्शन के डर से, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, भारत का विभाजन स्वीकार किया। पटेल साहब को इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है, गाली दे रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि देश का बंटवारा किया। सर देखिए, आप इसमें मत बोलिए, गलत मत बोलिए, बंटवारा नेहरू ने किया था, ये नहीं किया था। बंटवारा इन्हीं आइडियोलॉजी ने किया था, इन्हीं आइडियोलॉजी ने किया था जो सर्वधर्म समभाव के बारे में। हम तो यही कह रहे हैं ना कि इस्लाम जहां मजबूती से आएगा वहां पर सर्वधर्म समभाव नहीं रहेगा। ये दुनिया का उदाहरण है। सवाल ये है, एक मिनट रुकवाइए ना, जरा एक उदाहरण निकाल। अच्छा सवाल ये है आपसे, सवाल ये है कि बार बार ये बड़े अफसोस की और शर्म की बात है कि भाजपा के, आरएसएस के कहने वाले यहाँ पे आके हमेशा हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। क्या हिंदू, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखो गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्या हिंदू इतना ये हिंदू को डराना चाहते हैं? हिंदू तो मजबूत है। ये हमें कंपेयर किससे करते हैं? जब देखो तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी में वो ताकत है जिसने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। बांग्लादेश बीच में बात बोलिए संगीत रागी जी। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज के अंदर में, ये समाज के अंदर में नफरत समाज को बारे चुप कराए ना अंजना जी। क्यों ऐसे लोगों को बुलाते हो जो हाय 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 भाई 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 हाय 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 भाई 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 कर रहे हैं?
भाई पढ़ के क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप चिल्लाने लग जाते हो। आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर करते हो। अगर इस्लाम धर्म दुनिया में इतना कट्टरपंथी धर्म है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो इस्लाम धर्म सबसे तेजी से कैसे फैल रहा है फिर? अगर इतने कट्टरपंथी धर्म है तो इस्लाम जो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो इस्लाम धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। जो हमारी बीजेपी सरकार है उसने तोहब्बर राणा को पकड़ के लाया है, तो कांग्रेस सरकार इस बात से खुश क्यों नहीं है? और 26/11 ताज अटैक में आपकी सरकार कांग्रेस कर क्या रही थी? सो रही थी क्या? अच्छा, तो अपना सवाल 2 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा। शायर जागा है। शायर नहीं, कवि। वाणी का मैं राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। तो मेरा रुको जरा, सवाल ये है कि एक शब्द है इस्लामोफोबिया जो बड़े प्रचलन में है, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से जो आक्रोश मुसलमानों की तरफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कल को हिंदू फोबिया नाम का भी शब्द आ जाए? बहुत अच्छे। आपके साथ शुरू करते हैं, जवाब दीजिए। नहीं, आपका हर बार ओपनिंग रिमार्क रहता है क्योंकि आपको भी पता है कि ये खुली किताब है कि कितना भ्रष्टाचार है, कितने लोगों ने जमीन हड़पी हुई है। जहां पर सच्चर कमेटी में कहा कि 1000 करोड़ का मुनाफा हो सकता है, वहां सिर्फ एक कहा, हाँ 1 का हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं करेंगे, आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, भत्सना करते रहेंगे, गलत हो रहा है बोलते रहेंगे, कमरों में बोलते रहेंगे, ड्राइंग रूम में बोलते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ना मौलाना अंसार रजा करेंगे, ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा, ना जितने बाकी आज हितैषी बन रहे हैं और अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान है ना, किसी को तो करना है ना, कौन करेगा? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए, सरकार ही करेगी ना। बिल्कुल सरकार करेगी, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने इसकी खबरगिरी नहीं की। रुका क्यों नहीं? हाँ, ये एक प्रश्न है कि बहुत सारी चीजें इस मुल्क में है जो कानून बने और नहीं रुके। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कानून बने और नहीं रुके। तो कानून क्या ना बलात्कार के लिए हमारे यहाँ कानून नहीं है, रुका क्या? हाँ। क्या चोरी के लिए तो कानून नहीं बनाए देश? कैसी बात करें? प्लीज स्टॉप इक्वेटिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कानून बने उस पर अमल होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, वो आएगा, जो अमल में आएगा। मैं बार बार कहता हूं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और देश के लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब संगीत रागी जी साहब बार बार एक बात कहते हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं चूंकि ये प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर जो होता है वो उस्ताद के बराबर होता है, बहुत बड़ी अहमियत होती है उसकी। आप बार बार एक बात कहते हैं कि बांग्लादेश में ये हो गया, अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं, तुर्की की। आप 125 साल तकरीबन हो गए होंगे आरएसएस को, कत्लेआम हुआ बांग्लादेश में, क्या किया आप लोगों ने जो यहाँ बैठ करके टीवी पे आप भाषण कर रहे हैं? क्या करें जाके? तो फिर बात क्यों करते हैं? फिर बात क्यों करते हैं? देश में आरएसएस करेगा या मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी, एक मिनट सर, हम तो बता रहे हैं सर, सुन लीजिए, बताइए मत, का चरित्र सुन लीजिए। 125 साल आपका चरित्र पूरी दुनिया ने देखा कि 60 रुपए पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। पाकिस्तान में आप क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप क्या छोटा सा जवाब फिर मुझे। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या? अरे सुनो सर, बोलिए सर, इस मुल्क को तोड़ने के लिए, इस मुल्क को तोड़ने के लिए सावरकर 60 रुपया लेते थे तनख्वाह। एक चीज जवाब दे दे, चूंकि उनको बोला। अंजना जी, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि बांग्लादेश के अंदर बहुसंख्यक हुआ, पाकिस्तान के अंदर बहुसंख्यक हुआ, अफगानिस्तान के अंदर बहुसंख्यक हुआ, तो वहां के माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा हुई? एक दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट का मामला रिलीजियस नहीं है। तो हम भी कह सुप्रीम रहे हैं कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ लीजिए, इलाहाबाद का जजमेंट पढ़ लीजिए। यदि आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी होती तब भी पढ़ लीजिए। मैनेजमेंट इज ए सेकुलर डोमेन, और सेकुलर डोमेन में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यही भ्रम इस देश में आतंकवाद को लेकर भी राजनीति करने वाले फैला रहे हैं, और इसमें एक बड़ा वर्ग मीडिया का भी है जो बार बार देश में फैला रहा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर जो है उसको नहीं पकड़ी। अरे भाई, कसाब को किसने फांसी दी थी? किसकी सरकार थी? हमने कभी उस पर पीठ नहीं थपथपाया। इस राणा को हमने केस दर्ज किया, एनआईए जहां बैठा हुआ है वहां करके पकड़ के लाया गया है। उसका गठन कांग्रेस पार्टी ने 2009 में किया, 13 में उसको सजा दी हमने, और सजाए आपता था वो, लेकिन 11 साल हो गए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस पर राजनीति करें, हम आज भी स्वागत करते हैं, लाई है सरकार तो,
लेकिन जब आप प्रश्न करते हैं कांग्रेस पर तो यह जवाब देना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी हाफिज को देश से लेकर के छोड़ने नहीं गई। कभी कांग्रेस पार्टी ने पठानकोट में आईएसआई को नहीं बुलाई। कभी इस देश में 300 किलो आरडीएक्स आ गया, हमारे शहीद हो गए जवान, उस पर आज तक उस आरडीएक्स का जांच नहीं हुआ कि कौन आया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उसको सजा नहीं मिली। ये भाजपा ने वोट के लिए देश को गिरवी नहीं रखते। ये वोट के लिए के लिए देश देश हित ज्यादा है, दल हित बात। अंजना जी, मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। ये रहा दिग्विजय सिंह का वीडियो और मैं पूरे युवाओं को चैलेंज करना चाहता हूँ। जब 26/11 हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने बोला था ये हिंदू आतंकवाद है और आरएसएस की साजिश है। 2011 में यूएस के कोर्ट से ये तंवरू राणा बरी हो गया था। 11, 12, 13, 14 क्यों नहीं फाइल करी दूसरी चार्जशीट? पहला डिप्लोमेटिक एक्सट्रेडिशन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा था। सर्जिकल स्ट्राइक करने का मौका था, मनमोहन सिंह ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया यूएस में कि पब्लिक सर्जिकल स्ट्राइक करके करी। अरे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कब करी? क्यों हमारे आतंकवादी को, हमारे शहीद को जैसे आतंकवादी को आप सईद जी कहते हो? और मैं बताता हूं हमने कितने आतंकवादी पकड़े। तब वो राणा को हम डिप्लोमेटिकली एक्स्ट्राडाइट करके लाए। नवंबर 2014 में लश्कर के आतंकवादी सलमान रहमादी को हम लेके आए। नवंबर 2015 में छोटा राजन को हम लेके आए। जगदीप सिंह तारा को हम लेके आए। बंदरे राजा को हम लेके आए। अनूप छेत्री जो उल्फा का कमांडर है उसको हम लेके आए। अब्दुल वाहिद सिद्दीकी को हम लेके आए। इतने आतंकवादी अभी जेलों में हैं, हम लेके आए। कितने पर सजाएं को हम लेके आए। कितने को फांसी मिली, हमने कभी कोई राजनीति नहीं। एक बार बता दीजिए पटना हाउस से सोनिया गांधी ने निकाली थी ना। अब मैं बताता हूं, आपने बात करी ना कि साहब कहिए और पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के अम्मी को सजदा कीजिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अजय जी, नवाज शरीफ के मम्मी को क्यों सजदा किया? अंजना जी, जब देश की बात आई, पानी पी लीजिए। अंजना जी, आपने मसूद अजहर की बात करी। क्या कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि 100 से ज्यादा जो हमारी भारतीय है उनकी जान को जाने देते हम? खाओ माँ कसम। अरे नवाज शरीफ के मम्मी को, नवाज शरीफ के मम्मी को सजदा कौन किया? एक सर्जिकल स्ट्राइक सजदा कराते हो, मनमोहन सिंह ने किया। स्वागत करने के लिए यहाँ देश में आईएसआई को बुलाते हो, यहाँ कानून बनाते हो। अनुराग जी।